जी। एक और सवाल ले लेते हैं। मुस्लिम में जो लोगों से जुड़े हुए नेता थे, उनको इग्नोर किया जा रहा है, जो मतलब ऐसा आपको लगता है क्या? और जो पिछलग्गू वाले हैं, कैसे जिनका लगता है? बहुत पकड़ नहीं है, वैसे लोगों को। आपको कैसे लगता है? हम्म। आपको क्यों लगता है ऐसा? आपको लगता है कि नहीं? हमें तो लगता है ऐसा। आपको लगता है ये? नहीं, हमको नहीं लगता है। हमको तो नहीं लगता है, लेकिन आपको क्यों लगता है ये बताइएगा तब तो बताएंगे। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो ये अब उतना दूर जाने की बात कहाँ, हम सीवान के धरती में एमएम कॉलोनी पे बैठे हैं। सीवान का एग्जाम्पल ले लीजिए। बताइए। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, पूरे बिहार में इनका पकड़ है। हम्म। और जिस तरीके से आपको लग रहा है कि बिल्कुल। आरजेडी इनको इग्नोर कर रही है, इनके जो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इग्नोर कर रही है? देखिए, इस मुद्दे पे मैं हिस्सेदारी जरूर बोलूंगा। दे दी जाती है। लेकिन जब सरकार बनता है, सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल होता है, पोस्ट होता है, उसमें उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है? जबकि अगर बात की जाए 18%, 13%, तो उप मुख्यमंत्री अगर कोई अगर मुस्लिम से होना चाहिए। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई हम आपको बता देंगे कि उनके आर्य मतलब यादव के कितने मंत्री हैं, मुस्लिम के कितने मंत्री हैं, उनको कौन सा मंत्रिमंडल मिला है, मुसलमानों को कौन सा मंत्रिमंडल मिला है। तो आपको नहीं लगता है कि ये मतलब जिसकी 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 जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सिर्फ जुमला है मोदी मोदी जी की तरह? क्या रियल में ये जो देखिए, बात की जाती है, आरजेडी बात करती है, क्या इस पे रियल में अमल भी करती है? हमारे जो गेस्ट हैं, वो आरजेडी के यूथ प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के। इससे पहले मीरान हैदर थे, जो सीवान के बढ़रिया में जो आपका गांव है नासिर छपरा, वहां के रहने वाले हैं। यानी वो उनके पोस्ट पे ये हैं। आइन सर हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और दिल्ली के बटला हाउस में एक इंस्टीट्यूट चलता है जैक करके, उस इंस्टीट्यूट के हम खुद स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और हमारे सर गुरु जी भी हैं, हमको पढ़ा भी चुके हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया शुक्रिया। जी, क्या कहेंगे अभी? क्या चल रहा है? यानी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आरजेडी के तरफ से, तो वहाँ का और वाकई सेंटर है दिल्ली, तो क्या अपडेट क्या है? देखिए, दिल्ली में जाहिर बात है केंद्र है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो फुटप्रिंट है, वो दिल्ली के में सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार के लोगों में है, बल्कि आप देखिएगा कि अलग अलग प्रदेशों के जो लोग हैं, और वो भी लालू जी के सामाजिक न्याय के मुद्दों पे उनके साथ रहे। तो हम लोग तो हमेशा से जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। एक जिम्मेदारी मिली और उसके बाद उसका निर्वहन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के जो डिफरेंट हिस्से हैं, हम लोग की कोशिश ये है कि हर एक जो दिल्ली के जिले बटे हुए हैं, हर एक जिले के हर एक वार्ड में हमारे फुटप्रिंट हो, युवा लोग वहां पे हमारे साथ जुड़े हों, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों तक वो बात पहुंचा सकते हैं जो सामाजिक न्याय की बात है, जो हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की बात है, और जो पार्टी की नीतियां हैं, वो उन लोगों तक पहुंचाई जा सके। देखिएगा कि पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में, चाहे वो गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, या अलग अलग डिफरेंट पोजिशन पे लोग रहते हैं, उसमें बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो पिछले कई वर्षों में यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, अलग अलग जगह से लोग आकर के यहाँ रह रहे हैं। और मैंने महसूस किया है पार्टी के जो मेंबरशिप ड्राइव के दौरान, कि न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि उत्तर प्रदेश के काफी लोग बहुत उत्साह के साथ, हरियाणा के काफी लोग उत्साह के साथ, और बहुत सारे दूसरे जगहों के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टी के अंदर शामिल हुए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लालू जी की आपने बात किया, उनके विचारधारा, और ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, दोनों के जो आपका दोनों में आपको फर्क लगता है? या जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो अपने पिताजी के जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका विचारधारा था, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, या थोड़ा सा फर्क है? देखिए, फर्क नीतियों में नहीं आता है। फर्क नीतियों में नहीं आता। नीति वही न्याय की नीति है।
पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी थी वो न्याय की नीति पे ही आधारित पार्टी शुरू से। अब क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखेंगे तो समाज में अलग अलग जरूरतें होती हैं। सामाजिक न्याय की जरूरत होती है, आर्थिक न्याय की जरूरत होती है, शैक्षणिक न्याय की जरूरत होती है। तो समाज में न्याय व्यवस्था जो एक तरीके से सरकार की तरफ से बनना चाहिए, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हों, सभी लोग इसी मुद्दे पे, और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भी सामाजिक न्याय के मुद्दे को ही आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। अच्छा, एक और सवाल, ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मिरान हैदर अभी जेल में है। मुझे तो नहीं लगता है, अगर आपको और बेहतर आपको पता होगा कि आरजेडी के लिए उन्होंने इतना काम किया था, अभी जेल में है, आरजेडी उनके लिए कुछ कर रही है। अभी मुझे, अगर होगी तो आपको कहीं और बेहतर पता होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी अगर इस तरह का हो जाए, आप भी जेल में चले जाएं, तो जो आज मिरान हैदर के साथ जिस तरह से हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आप जाएंगे तो क्या आरजेडी आपका सपोर्ट करेगी, आपको निकलवाने में मदद करेगी? देखिए, पहले कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए इस मामले में। अच्छा, उससे भी पहले मैं एक और चीज मैं बता दूं कि मिरान हैदर भी हमारा जूनियर रहा है। मेरे कॉलेज में एमबीए जब हमने किया, एमबीए के हमारे 4-5 साल जूनियर मिरान हैदर थे। और मिरान हमारे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आप नाम ले रहे हैं जेक का, जेक के ही छात्र भी रहे हैं पहले जब 11th-12th में थे। तो मिरान से काफी करीबी रिश्ते हैं हमारे। और जहां तक आपने जो ये बात कही कि कौन क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, देखिए कुछ चीजें जब आप भी पत्रकार हैं और आप बिहार में बड़े मशहूर पत्रकार हो गए हैं नवीन सर, तो आप जी। इस बात को समझते हैं कि न्याय व्यवस्था का जो सिस्टम है ना, हमारा जुडिशियरी है, वो अपने हिसाब से चलता है। वो किसी पार्टी के कहने के हिसाब से नहीं चलता। आप इस बात को समझिएगा, आवाज उठाने से आवाज कहाँ पे उठाई जाए वो भी मैटर करता है। यहाँ पे मेरी आवाज उठाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संसद में अगर वही आवाज उठाई जाएगी तो उसका कुछ न कुछ एक इम्पैक्ट होता है। तो पार्टी की तरफ से संसद में भी आवाज उठाई गई है मिरान हैदर के लिए। जुडिशियरी में जो सपोर्ट और जो कोशिशें हैं, उसको हम लोग यहाँ चैनल पे बैठ के बात नहीं कर सकते। तो जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है। मिरान हैदर जब जेल से आएंगे आपको पता चलेगा कि लोग उनके साथ हैं कि नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है। नहीं, आप थोड़ा मिरान बहुत हैदर के बता लिए, दीजिए, वो तो आएंगे और तो ना पता सिर्फ मिरान चलेगा। हैदर के आप लिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन बिल्कुल कीजिए किस तरह से आप मिरान लोग साथ हैदर, में हैं उनके। मैं मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा जी। हूँ। ना सिर्फ मिरान हैदर के लिए, बल्कि आपको पता हो कि शफाउर रहमान भाई और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास साहब के बेटे उमर खालिद, तो अलग अलग लोग जेल में इस मुद्दे पे बंद हैं। जो अब वो आप जान रहे हैं कि देश की सरकार इस वक्त किस तरह से चल रही है सर, और क्या क्या हो थोड़ा रहा है। तेज हम बोलिए। इस अन्याय के खिलाफ हम इस अन्याय के खिलाफ जो मिरान हैदर के साथ या शफाउर रहमान के साथ, शफाउर रहमान भाई के साथ, या फिर उमर खालिद के साथ जो अन्याय हो रहा है, या बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं इस वक्त, उन सब के अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि सदन में भी बिल्कुल मुखर है। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाया कि इस तरह से जो जिस तरीके से हम लोग उठती हुई आवाजों को और युवा आवाजों को बंद करने की सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाए। तो आप ये कहना कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूं। आप ये बताइए कि क्या जब लालू जी जेल में थे तो आप सोचिए ना, क्या पार्टी साथ नहीं थी? पार्टी साथ थी ना, फिर भी लालू जी जेल में रहे। तो जेल में रहना या न्याय प्रणाली में वो पुलिस और जो सिस्टम है वो जिस तरह से आपके लिए आपके साथ काम कर रहा है, आपको उसके वजह से जब जेल में रहना पड़ता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग या पार्टी या कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। सब साथ, हम अन्याय के खिलाफ, जी जी। न्याय के साथ, हर वक्त साथ। जी जी। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है क्या कि जो मुस्लिम यूथ लीडर जो उभर के आते हैं, उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, और बाकी जो और कम्युनिटी में, आप नॉन मुस्लिम में आप कह सकते हैं, उधर से जो यूथ निकल के आते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, आगे उनको बढ़ाया जाता है, उनको सारे लोग देखिए, साथ देते हैं, सारे मैं सपोर्ट करते इसको हैं? ये तो नहीं कहूंगा। देखिए, ये अलग अलग सरकारों में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, दौर बदलता है।
तो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम यूथ को केवल, लेकिन ये जरूर फील किया गया है, खासकर मुसलमान, ऑब्वियसली खासकर मुसलमान, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो सारे लोग जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे, या इस सरकार के जो समझिए कि मैं तो ये कहता हूं कि देश विरोधी नीतियां, समाज विरोधी नीतियां रही हैं, उसके खिलाफ जब भी किसी ने आवाज उठाई है, चाहे वो युवा नेता हो या कोई हो, उसको सरकार ने यहाँ पे दबाने चलने की कोशिश की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जाहिर सी बात है, उसमें खास तौर से जब मुस्लिम नेता उभर के आते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं तंग किया जाता है। लेकिन इसको आप समझिए कि ये सिर्फ धर्म पे आधारित नहीं है, बल्कि वो सारे मुखर आवाज जो सरकार के जो समाज विरोधी नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, उनके खिलाफ सरकार काम करती है। तो इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं। आप देखिए, अब हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव जी को किस तरह से तंग किया जा रहा है। लगातार उस जमाने की चीजें उठाई जा रही हैं जब वो कोई फैसला लेने के लायक नहीं थे, 12 साल, 13 साल, 14 साल के थे। आप खुद सोचिए, 12 साल, 14 साल में वो कौन सी चीजों में शामिल थे, तो उनको भी उसलिए तंग किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी लोग सरकार के समाज विरोधी नीति के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ समाज है। स्पेशली जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि एक सर्टन धर्म विशेष के खिलाफ काम करके उनको थोड़ा सा शायद कभी फीलिंग आती है कि हाँ भाई ठीक है, वो अपना एक सर्टन शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो करना चाहते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी अब आते हैं, थोड़ा बिहार पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करते हैं। आपको क्या लगता है कि आरजेडी जो है पोस्ट तो दे देती है, जैसे जिला अध्यक्ष बना देती है, यूथ दिल्ली का आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया, इस तरह के जो पोस्ट हैं मुसलमानों को खूब एकदम जिस तरीके से वोट का जितना उनको सपोर्ट मिलता है उसके हिसाब से दे दी जाती है। लेकिन जब सरकार बनता है, सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल होता है, पोस्ट होता है, उसमें उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है? जबकि अगर बात की जाए 18%, 13%, तो उप मुख्यमंत्री अगर मुस्लिम से होना चाहिए, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है। कई हम आपको बता देंगे कि उनके यादव के कितने मंत्री हैं, मुस्लिम के कितने मंत्री हैं, उनको कौन सा मंत्रिमंडल मिला है, मुसलमानों को कौन सा मंत्रिमंडल मिला है। तो आपको नहीं लगता है कि ये मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सिर्फ जुमला है मोदी जी की तरह? क्या रियल में ये जो बात की जाती है, आरजेडी बात करती है, क्या इस पे रियल में अमल भी करती है? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारी अपनी सरकार केवल मतलब राष्ट्रीय जनता दल की आपने चूंकि बात की है, इसलिए मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार की बात इस वक्त अभी नहीं कर रहा हूँ। तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार अपने बलबूते पे केवल रही, तो आपने फील किया होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ना सिर्फ सरकार में, ना सिर्फ विधायकी में यानी सदन में, बल्कि सिस्टम के सभी हिस्सों में, आयोगों में, अलग अलग चीजों में मुसलमानों की हिस्सेदारी। और ये कहना कि मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं मिली है, ये फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा अगर आप पूरा वो पीरियड देखिएगा लालू जी का और राबड़ी जी का, मान लो कि जिस वक्त आरजेडी की अकेली सरकार होती, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सदन के अंदर भी, मतलब उस टाइम ठीक था, अभी महागठबंधन में ठीक नहीं है अभी। मैं उसमें भी आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि उस वक्त से जो मैंने बात उठाई इसलिए क्योंकि उस वक्त से आपको ये समझ आएगा कि जब पार्टी अकेली होती है तब उसकी विचारधारा को आप बिल्कुल अलग तरीके से समझ पाते। तो उस वक्त हम लोगों ने लगातार मुसलमानों को हर क्षेत्र में आबादी के अनुपात में अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। जब प्रोफेसरों की बहाली हुई थी बिहार में, तब क्या हुआ था, कितने मुसलमान आए थे। जब दरोगा की बहाली हुई थी, तब क्या हुआ था, कितने मुसलमान। पूरा डेटा है मेरे पास, मैं उसको अभी का है डेटा, अभी का छोड़िए ना, पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट में जो है। बिल्कुल। अब आते हैं इस वक्त के जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो बहुत सारी चीजों, आप पिछला याद करिए। आप उप मुख्यमंत्री कहते हैं, वित्त मंत्री का पद मिला था माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मिला था कि नहीं मिला था? तो भाई हर नेता को उसके हिसाब से, अब वित्त मंत्री से बड़ा पोस्ट क्या हो,
किसी भी सरकार के लिए वित्त मंत्री बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वित्त मंत्रालय बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट है, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ होता। तो देखिए मतलब धर्म के आधार पे 18% हम को, तो नहीं करना चाहते, 18% का जो लेकिन सबसे जब बड़ा नहीं, पोस्ट है वो वित्त मंत्रालय है, आप 13% वाला बिल्कुल वित्त मुख्यमंत्री मंत्रालय बनेगा। समझिए तो कितना बड़ा पोस्ट है। उप मुख्यमंत्री, देखिए उप मुख्यमंत्री आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है कि उप मुख्यमंत्री का एक क्या रोल है, लेकिन वित्त मंत्रालय को आप हल्के में अगर ले रहे हैं तो ये तो गलत होगा, कि चूंकि वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा पोस्ट होता है। साथ ही साथ जब भी सरकार बनती है तो जिस तरह के लोग चुन के आते हैं उसके हिसाब से महागठबंधन है चुके, तो महागठबंधन में हमें कांग्रेस को भी देखना है, जदयू को भी देखना है, सीपीआई सीपीएम को भी देखना है। तो पहले तो पार्टी के आधार पर पहले डिवीजन हो जाता है कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद देखा जाता है उस पार्टी में कौन कौन से लोग जीत के आए हैं, है ना। तो सिर्फ देखिए, सिर्फ अगर हमारे पास रहता, अगर सिर्फ हमारे पास रहता तब हमको कहा जाता है कि आपकी पार्टी से इतने लोग जीत के आते, आपने कितने को दिया। लेकिन चूंकि कांग्रेस के लोग भी है, जदयू के लोग भी हैं, तो हर पार्टी से अब उसमें भी देखना पड़ेगा जदयू से कितने मुसलमान जीत के आए, कांग्रेस से कितने मुसलमान जीत के आए, और तब उस अनुपात में पार्टी सीपीआई सीपीएम से कितने जीत के आए, उस अनुपात में फिर चीजें तय की जाती है कि जो लोग मंत्री पद में आते हैं तो पहले पार्टी वाइज डिवाइड होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग हर पार्टी के हिसाब से उसको देते हैं, और वो पार्टी डिसाइड करती है, वो अपनी पार्टी, जदयू अपना डिसाइड करती है हमें किसको मंत्रालय देना है, कांग्रेस खुद का डिसाइड करती है हमें किसको मंत्रालय देना है। तो हमारे कोटे में जितने मंत्री आए उसके बाद आपको देखना होगा कि उसमें से हमने कितना मुसलमानों को दिया नहीं। तो मतलब अभी जो डिवीजन हुआ है वो ठीक हुआ है या अभी का गड़बड़ है? पहले ठीक था, अभी देखिए अभी जो जिस हिसाब से गड़बड़ कुछ नहीं मुसलमानों को होता, जिम्मेदारी धर्म दी के गई है, आधार देखिए, जो मैं भागीदारी एक और बात समझिएगा, एक दी और गई बात है, इससे समझिएगा, आप एकदम बिल्कुल सरकार का ठीक है, काम आपको क्या लग केवल रहा है? पद देना नहीं होता है। देखिए मैं इसमें एक और बात जोड़ना जरूर चाहूंगा कि सरकार का काम, या सरकार में जब हिस्सेदारी की बात होती है ना, तो केवल पद की हिस्सेदारी की बात नहीं होती, केवल उसकी नहीं होती, वो एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है। अब आपको ये कहेगा जब एक जमाने में इलियास हुसैन साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ये लोग बड़े, सिर्फ यही इन्हीं लोगों के पास सारे पोस्ट होते थे, एक तरह से देखा जाए इलियास हुसैन साहब का अगर आप देखिएगा पीरियड, तो इन्हीं के पास, तो क्या बाकी लोग ये कहते हैं कि इन्हीं को सिर्फ मलाईदार या बड़े पोस्ट दिए गए, बाकियों को नहीं मिला? ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ पद देना मुद्दा नहीं है, आपको सामाजिक सरोकार में जब कोई हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जब जाकर जब जब आपको जब कहीं पोस्टिंग हो रही है, जब कहीं बहालियां हो रही हैं, वहां आपके साथ कोई पक्षपात तो नहीं किया जा रहा आपके खिलाफ, ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। सरकार में 2-4 पोस्ट दे करके और आपके साथ समाज में अगर पक्षपात किया जाए आपके खिलाफ, तो वो ज्यादा खतरनाक है। हम अपनी पार्टी की सरकार में ये निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं हर हाल में कि किसी भी तौर पे, अच्छा किसी भी ये लेवल बताइए पे, आइन साहब, आपको किसी भी समाज के आप पहलू के साथ अल्पसंख्यक पक्षपात ना मुस्लिम हो। से आते हैं, आपको अपने जात का, अपने ये का ज्यादा ख्याल होगा या दूसरा कोई ज्यादा ख्याल करेगा? आपको क्या लगता है? कोई जरूरी नहीं है कि कई बार मैं इस बात का आपको बताऊं कि बिल्कुल ख्याल होगा, जिस जात से आते हैं, जिस धर्म से आता है कोई व्यक्ति, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, एटलीस्ट नीतिगत तरीके से तो है कि उसको जरूर इस बात का एहसास होना चाहिए कि सारे लोग जुड़े हों और सारे लोग अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन ये कहना, जब सरकारी पदों पे कोई चला जाता है, उसका काम, जब न्याय का जो मामला है, हमारी पार्टी जिस बात को मानती है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग का ख्याल होना चाहिए किसी भी हाल में। जब आप एक सरकारी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, जब आप एक सामाजिक पोस्ट पे पहुंच गए हैं, उसके बाद केवल आपको अपनी जाति, केवल आपको अपने धर्म का नहीं होता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ, किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति हो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी है। मतलब आपके हिसाब से अभी जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस हिसाब से वोट बैंकिंग होता है और चीज़ें होती है, मुसलमानों का, यादव का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एकदम ठीक है? फिलहाल तो ठीक है, आगे और जब सरकारें बनेगी फिर और देखेंगे और बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है। अभी तो ठीक है, जब तो सब अकेला ठीक इनका लग रहा है, तभी सरकार तो था लोग उस बनाए टाइम हैं। ज्यादा ठीक था कि अभी ज्यादा ठीक है? ये तो देखिए, नहीं, ये तो वक्त के साथ चीजें नहीं, होती है, आप जब इसका कोई जवाब सरकार दीजिए। बनेगी उस और टाइम सरकार ज्यादा बेहतर बनेगी। था कि अभी अभी ठीक है? नहीं, तब भी बेहतर था और अब भी बेहतर है, तब भी बेहतर था और अब भी बेहतर है। किस वक्त कितने लोग चुन के आए हैं, कौन कौन से लोग हैं, वो कितने सीनियर हैं, कितने जूनियर हैं, वो सब कुछ देख कर उनको कर दिया जाता है ना भाई। तब भी सही था, तब भी न्याय संगत था, अब भी न्याय संगत है, बिल्कुल क्लियर है। तो टिकट दे के हरवा दिया जाता है तो कहाँ से चुन के आएंगे?
ऐसे नहीं, फिर टिकट न दीजिए तो कहिएगा टिकट नहीं दिया जाता है, और टिकट देके अगर कोई बंदा हार गया, आप कहिएगा टिकट देके हरवा दिया तो जाता है। ऐसे कई ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल है। टिकट देके हर कोई जीतने के लिए कोशिश करता है। आप बताइए क्या एग्जाम्पल है, बता दीजिए एक भी एग्जाम्पल। कोई कहीं पे नहीं हरवाया जाता है। कोई एक बात बताइए, पार्टी का विधायक जीतेगा तो पार्टी की सरकार बनेगी ना भाई, टिकट देके हरवा कैसे देंगे हम? आपको लगता था कि हम लोग मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि 240 सीट ला रहे थे तो 5-10 को बरौली हरवा बरौली जानते ऐसा नहीं हैं? होता ना। बिल्कुल बरौली जानते हैं। बरौली अभी रियाजुल हक राजू जी वहां से खड़े हुए थे, हार गए। हाँ, जबकि वहां पे परसेंटेज देखा जाए तो इतने ज्यादा वोट है मुसलमानों का। पूछिए जाके समाज में, पूछिए कहने दिया लोगों ने वोट। राजू जी बिल्कुल एक सम्मानित नेता है, बड़े नेता है, पार्टी के कद्दावर नेता है, पार्टी के नीतियों के साथ जुड़े हुए नेता है। अभी गोपालगंज उपचुनाव हुआ था, वहां से कांग्रेस को टिकट मिला था। ठीक है, पिछले बार महागठबंधन हाँ, में। हाँ, और वहां पे मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद यादवों का वोट है। ठीक है, लेकिन जीतता है बीजेपी का। ऐसे कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां से मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो यादव जी लोग वोट नहीं देते हैं। कहना कि हरवा दिया गया, ये नहीं, ये गलत बात हुई कि नहीं हुई? हरवाया नहीं जाता किसी भी मुद्दे को लेकर के। हो सकता है कि वोट का बिखराव हुआ हो सकता है चीजें सही से नहीं बैठी हो। अगर कहीं पे हम हारते हैं उसके बारे में विचार करते हैं, हम लोग क्यों हारे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हरवा देगा, ये कहना गलत है कि हमने हरवा दिया किसी ने। कोई किसी को हरवाता नहीं है। पार्टी, और ये इल्जाम पार्टी पे देना, ये तो सरासर बेबुनियाद होता है। पार्टी की तो सरकार आप कह रहे थे एग्जाम्पल की बात, और एग्जाम्पल सुनिए, सीवान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सीवान में 8 विधायक का सीट है, जिसमें 6 महागठबंधन की जीतती है, और एमपी में 3 वर्ष से कंटिन्यू हिना साहब हारते आ रही हैं। देखिए, हिना साहब हारती आ रही है, एक वजह हो सकती है कोई भी। और यहाँ से माले सीपीआई के अमरनाथ यादव जी को कैंडिडेट बना दिया जाता है, उनके साथ गठबंधन नहीं होता है। और कई जगहों पे माले के साथ गठबंधन हो जाता है। सिवान की पृष्ठभूमि में जाएंगे, सिवान की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकलती हैं। जो व्यक्तित्व था, जो उनकी राजनीति थी, वो एक डिफरेंट प्रकार की राजनीति थी। सामाजिक सरोकार जो सिवान के अंदर उनके लिए गोलबंद था, वो एक अलग तरह की गोलबंदी थी। और उसमें से कहीं ना कहीं बिखराव हुआ, जिसकी वजह से हिना शाह हारी। ऐसा नहीं कि कोई नया वोट मिल जाता तो वो जीतती। अगर हिना शाह, वक्त आएगा, समय आएगा, वो जीतेगी। हिना शाह शहाबुद्दीन साहब की राजनीति को आगे बढ़ाएंगी, और लोगों से जुड़ी हुई नेता है। उनको किसी के, अच्छा, इसमें कहीं कोई जरूरत ही नहीं है उनके ऊपर कि ठीक है भाई एक चुनाव बहुत बड़े बड़े, लालू जी हार गए अपने एरिया से, बस नहीं, लालू जी हारे कि नहीं हारे मध्यप्रदेश से। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। मुस्लिम में जो लोगों से जुड़े हुए नेता थे, उनको इग्नोर किया जा रहा है, जो मतलब ऐसा आपको लगता है क्या? और जो पिछलग्गू वाले हैं, जिनका बहुत पकड़ नहीं है, वैसे लोगों को आपको कैसे लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा? आपको लगता है कि नहीं? हमें तो लगता है ऐसा। आपको लगता है ये? नहीं, हमको नहीं लगता है। हमको तो नहीं लगता है, लेकिन आपको क्यों लगता है ये बताइएगा तब तो बताएंगे। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो ये अब उतना दूर जाने की बात का, हम सीवान के धरती में एमएम कॉलोनी पे बैठे हैं। सीवान का एग्जाम्पल ले लीजिए। बताइए। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, पूरे बिहार में इनका पकड़ है, और जिस तरीके से आपको लग रहा है कि आरजेडी इनको इग्नोर कर रही है, इनके आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इग्नोर कर रही है? देखिए, इस मुद्दे पे मैं जरूर बोलूंगा कि सोशल मीडिया के वीर बाकुरों को देख करके कभी भी ना कोई जन नेता और ना कोई जनता की पार्टी तय करती है कि हमारा अस्तित्व कहां जा रहा है। हिना शाह या शहाबुद्दीन साहब की राजनीति, इसको सीरियस लेने का है। हिना शाह शहाबुद्दीन साहब की राजनीति की सूत्रधार है आगे के लिए, वही अलंबरदार है उसके लिए। और शहाबुद्दीन साहब हो या हिना शाह, वो लोग पार्टी से जुड़े हुए नेता है, जनता से जुड़े हुए नेता है। और ये कहना, कुछ लोग, देखिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे नया जोश होता है, नई चीजें होती हैं, भाई वो कुछ भी लिखते रहे, पार्टी के जुड़े हुए लिखने पे नीतियां, आगे समय आने पे जो चीजें होनी है वो होंगी। ऐसा बिल्कुल कहना
कि पार्टी से उनका कोई गतिरोध है। मेरा मानना है, मेरी जानकारी तक जहां तक है, ऐसा कोई गतिरोध नहीं। तो इसको कहना कि उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनको कोई ऐसी चीज, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि हिना साहब खुद अपने आप में इतनी लायक है कि वो खुद से तय कर सकती हैं कि उनकी राजनीति कैसी चल रही है। अच्छा, ये इग्नोर कुछ किस लोग जो तरीके से? 50-100 पार्टी के लोग बैनर सोशल पोस्टर से मीडिया उनका पे लिखते फोटो हैं, हटा उनसे दिया नहीं। जाता है, उपचुनाव गोपालगंज में पार्टी होता आप है, जाइए ना, वहां पे उनको अभी तो मैं पिछले तेजस्वी जी महीने मैंने आते हैं, देखा उनको पार्टी के। इनवाइट नहीं किया जाता है। तो इसको आप क्या लेते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, या मंच पर से किसी देखिए, नेता का नाम नहीं लिया जाता है, बैनर पोस्टर से उनका नाम हट जाता है, तो मुझे तो ये समझ आता है कि इसी को इग्नोर करना कहते हैं। मुझे जो समझ आता है, मैं जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। हम्म। अभी कुछ दिन पहले भी मैं पटना में था, तो मैंने पटना के प्रदेश कार्यालय के पास बहुत बड़ी होर्डिंग में शाहबुद्दीन साहब की फोटो देखी, माशाल्लाह। फिर तो बहुत सारे लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ अपने साथ वो फोटो लगाते। देखिए, फोटो लगाने का जो मामला है वो एक अलग होता है। सभी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से या अपने विंग के हिसाब से वो फोटोज लगाते हैं। हर किसी का अपना अपना विंग है, पार्टी के अंदर भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से या फिर जो कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से वो अपना फोटो लगाते हैं। मंच की बात करते हैं, हिना शाह साहिबा ने जब लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, हम्म। तेजस्वी जी क्या साथ साथ पूरे क्षेत्र में इलेक्शन चुनाव प्रचार उन्होंने किया था या नहीं किया था? कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा, इग्नोर अभी किया? जो तो लिस्ट जारी हुआ इग्नोर था, करना ये अभी एक लिस्ट जारी हुआ था, जी। उस लिस्ट में जो पोस्ट पहले था वहां से भी नाम गायब हो गया। नहीं नहीं, अभी अभी तो देखिए, वो उस लिस्ट के बारे में तो बहुत सारी बात हवा में ज्यादा चली। वो जब आप आधिकारिक तरीके से जब पूरी तरह से आ जाएगा तब उसके बाद आप लोग बात करिएगा उस पे, क्योंकि उस पे अभी कई सारे विचार चल रही हैं चीजें। तो वो तो चलता रहता है, वो प्रोसेस का पार्ट है। कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ लोग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो आए या जो चले गए उनका कोई रोल बदल गया। काम करने का उस वक्त का जो उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में जो काम करने की चीजें होती है वो होती है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर हिना शाह साहिबा जो कहेंगी, मुझे लगता है जिस तरह का उनका रिलेशन, उनका संबंध रहा इन दोनों लोगों का राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इन दोनों परिवारों का जो रिलेशन है, जो संबंध है, मुझे लगता है कि हिना शाह साहिबा जो कुछ भी पार्टी में एक जायज डिमांड या जो चीजें भी अपनी तरफ से मशवरे के तौर पर रखेंगी, राय के तौर पर रखेंगी, वो उसको बिल्कुल पार्टी लेगी और पार्टी उसके हिसाब से चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? बिल्कुल होता ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा।